रिविजन डोज वाली क्लासेस चल रही है, इनका रिकॉर्डिंग्स मिल रहा है प्रॉपर। आपसे मैंने इनका जो यूट्यूब पे वीडियोस जा रहा है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, वो भी रिवीजन डोज डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि आपका 12th के जितने भी चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स का एक क्लियर कट मैं आइडिया आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को एफएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एफएससी के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। और आपके 12th के जितने भी चैप्टर्स है बायो में, उन सभी चैप्टर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो मेक श्योर आज की क्लास में जितने बच्चे करेंगे ना 25% नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बिकॉज मैं पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगी, चैप्टर्स के अंदर से जो डेटा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, वो वाली चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो हमको पता है हमारे पास ये सारे चैप्टर्स है, एक बार लिस्ट चेक कर लो चैप्टर्स का, कोई चैप्टर मिस तो नहीं हुआ है ना? हाँ, ये लास्ट गुंजन सबसे लास्ट वाला चैप्टर मुझे पता है, सबसे ज्यादा डेटा उसी चैप्टर में, आज उसी चैप्टर का पूरा डेटा आप लोगों को याद कराऊंगी मैं। सारे चैप्टर्स है ना? यस अब मैम। इन चैप्टर्स में आप लोगों को कैसे पढ़ना है और इन चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, हमेशा याद रखना इस वाले चैप्टर को डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा, वो पॉलिनेशन और उसके टाइप्स विद एग्जांपल्स। सिर्फ यहीं पे डेटा है, इसके अलावा पूरा कॉन्सेप्चुअल है। मेक श्योर पूरा एनसीईआरटी से आप इसको करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर अप करके चलेंगे। कभी भी जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है आपका पार्चुरेशन से। पार्चुरेशन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की उसका सिग्नल कहाँ से आता है, फीटस से आता है या फिर मेटरनल मदर से आता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपका डिवाइसेस पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है कौन सा डिवाइसेस इनवाइट्रो है, कौन सा डिवाइस इनवाइट्रो नहीं है, उसके यूजेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन। या फिर आपका जो सर्जिकल प्रोसीजर है वेसेक्टोमी ट्यूबिक्टोमी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बनता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने एनसीईआरटी नहीं लिखा, तो इस वाले चैप्टर को आप कभी भी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे, मतलब एक दो बार पढ़ोगे एनसीईआरटी से। इस चैप्टर का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लोगे आप, जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ उस डेटा को आप बार बार पढ़ोगे रिपीटेडली। बार बार एनसीईआरटी नीज की खोल के रखनी है। सेम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बार बार एनसीईआरटी मत पढ़ना, डेटा अपने पास लिख लेना, डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया, टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 3-4 टॉपिक्स है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगेन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी से करना है। जितनी बार भी इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस चैप्टर का डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप पढ़ के चलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। अगर इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एक क्वेश्चन होमोलोगस और एनालोगस से आता है, और एक क्वेश्चन जो बड़े बड़े से चार्ट बना के दे रखता है ना आप लोग आपके एनिमल्स के, कि ये एनिमल कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ऐसे प्लांट के देते हैं, एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। या फिर आपको जो डायग्राम है ना, केमिकल इवोल्यूशन जो बता रहा है उसमें वो टेम्परेचर, उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये आपको करना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिसीज पे ध्यान देना है कि कौन सी। इवोल्यूशन कभी आप बार बार एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करोगे, जिसके आगे मैं एनसीईआरटी लिख रही हूँ उस वाले चैप्टर के आप 100% एनसीईआरटी करके चलोगे। इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में टाइप्स ऑफ डिसीज आपको करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर इम्यूनिटी वाला करना है, इम्यूनिटी में आपका एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, लाइट चेन, ये सब आपको करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ड्रग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस ड्रग को कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या फिर आपका कैंसर से, कैंसर में तो आप लोगों ने अभी देखा होगा, इसके अंदर तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो प्रोटोन को जीन्स होता है उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, वो उनको जीन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट हो जाता है। यस। डायरेक्ट क्वेश्चन कैंसर के ऊपर यही आता है हमेशा।
नीट में भी आएगा, अवंती एग्जाम में भी यही क्वेश्चन बनता है कैंसर के ऊपर। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आपको पता है वो केमिकल वाले क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, केमिकल्स के ऊपर, ब्यूटाइलिक एसिड, एसिटाइलिक एसिड, और आपका वो सोबैटो स्टेटेंस वगैरह, ये सारी चीजें के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उसके अंदर आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी मेथड में क्या होता है, सेकेंडरी मेथड में क्या होता है, ये दो चीजें याद रखनी है। और डेटा में अगर याद रखोगे तो याद रख लेना कि आपकी जो कौन सा बेवरेजेस डिस्टिल्ड होती है, कौन सी नॉन डिस्टिल्ड होती है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से करके चलोगे, इसके अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके अंदर जो पीसीआर वाला डायग्राम आता है ना, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर का। या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक पे क्वेश्चन आ जाता है, पीसीआर पे क्वेश्चन आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल पे आ गया, और कौन सी डाई यूज करते हैं, कैसा कलर शो होता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वो जो एंड में बताते हैं ना पेटेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट, यस कि आपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कॉपी कर लिया, बायोपायरेसी वगैरह वगैरह, उनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। और बाद वाले जो 3 चैप्टर हैं, ये बाद वाले तीनों चैप्टर को तो आप लोगों को एनसीईआरटी इनका पढ़ना ही है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी है ना, वो इस वाले चैप्टर का है। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर डेटा बहुत सारा है, सबसे ज्यादा डेटा इसके अंदर है। इकोसिस्टम में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो वही आपको पिरामिड पे क्वेश्चन आता है, इन्वर्टेड बनेगा या फिर आपका अपराइट बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एडेप्टेशन वाले पार्ट से आता है, किसके अंदर कैसा अडेप्टेशन हुआ, या फिर आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आता है। कराए थे ना लास्ट क्लास में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, यस कॉम्पिटिशन, यस कॉमन, था। तो पूरा आइडिया लग गया आप लोगों को, पूरा एफएसटी बायो के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करके चलना। या चलो, अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, क्लियर आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपको मैंने बताया सबसे लास्ट वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है, उसी चैप्टर को हम कवर अप करेंगे स्पीडली थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अंदर सबसे पहला डेटा स्टार्ट हो जाता है। 3 टाइप के डाइवर्सिटी होते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी होता है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ मेडिसिनल प्लांट, प्लांट का नाम याद रखना है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया की जितनी जितनी आपको इसके प्लांट देखने के लिए मिलेंगे ना, उनके अंदर इसके अंदर मिलने वाला केमिकल, केमिकल का नाम रिजर्वाइन। उस रिजर्वाइन की कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी, क्या क्या डिफरेंस होता है, पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों वेरी कर जाते। तो इसका मतलब उसके जीन्स में कहीं वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है ना, एक ही प्लांट है उसके अलग अलग जीन्स में वेरिएशन दिख रहा है, वो जीन जो कि रिजर्वाइन सिक्रीट करा रहा है। ऐसे ही इंडिया के अंदर 50,000 से ज्यादा क्या है, राइस की वेराइटीज हैं, और 1,000 वेराइटीज किसकी है, मैंगो, मैंगो एक ही प्लांट है, उसी के अंदर अलग 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 वैरायटी मिल रही है, तो मतलब वो जेनेटिक लेवल पे हुआ ना वेरिएशन। तो याद रखना है, राइस की वैरायटी कितनी है, 50,000, मैंगो की वैरायटी कितनी है, 1,000। सेकेंड, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि भाई हमको एक ही एरिया के अंदर स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, कि हमारे पास जो वेस्टर्न घाट्स है उसके अंदर ज्यादा एम्फीबियंस मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। तो वहां पे एक एरिया के अंदर ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, इसको स्पीसीज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिफिकेशन अगर मिल रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। क्लियर? यस। अब ये लाइन पढ़ो, ये लाइन, इसके ऊपर ना मैंने आप लोगों को आई गेस लास्ट एक पेपर सॉल्व करा दी, इसमें भी क्वेश्चन आया था, मैंने तब भी बताया था कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी, कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हो सकती हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने जितना बायोडाइवर्सिटी में नंबर वंबर हम पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं भी उन्होंने बैक्टीरिया को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, उनका कैटेगराइजेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स अवेलेबल नहीं है, आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोकैरियोटिक की कितनी स्पीसीज अवेलेबल है उनके बारे में कोई डेटा नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा जो IUCN है, IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में इन्होंने बोला था कि जो हमारे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज है ना, वो कहीं ना कहीं 1.5 मिलियन के आसपास है।
1.5 मिलियन के। लेकिन फिर रॉबर्ट में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला 1.5 मिलियन नहीं है ये कितनी है, 7 मिलियन है। और कुछ इसके बीच में और एक्स्ट्रा साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब तो बहुत कम बता रहे, 20 से 50 मिलियन तक है। ये पहला डेटा। सबसे पहले 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन, फिर कुछ ने बोला 20 से 50, फिर रॉबर्ट मैंने आके बोल दिया नहीं भाई 5 मिलियन। ये याद रखना है, ठीक है। मैम 20 से 50 किसने बोला था? 20 से 50 में कुछ साइंटिस्ट आए थे, साइंटिफिकली एस्टिमेशन उन्होंने दिया था। साइंटिस्ट का नाम नहीं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो डायग्राम दिए हुए, इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको तो आप डायरेक्टली याद ही कर लेना आप लोगों को। इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी होती है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बाद अदर एनिमल्स हो गए, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियस, ऐसे ही वर्टिब्रेट में, ऐसे ही आपके पास प्लांट्स के लिए है, ठीक है। अब ये वाले डेटा पे बहुत क्वेश्चन आता है, पढ़ो इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे। दे आर सेइंग कि ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे वर्ल्ड का हमारे पास कितना एरिया अवेलेबल है? 2.4। और ये पूरे ग्लोबल का कितना परसेंट है? परसेंट भी याद रखना, 8.1 8.1%। 81 नहीं है वो, 8.1%। पूरे ग्लोबल में इतना ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में शेयर करता है। दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कितना लैंड एरिया है? 2.4%। लेकिन वो स्पीसी देखो, लैंड हमारे पास कम है, लेकिन उस 2.4 लैंड पे ही हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 8.1% स्पीसीज है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज अवेलेबल है। इससे डायरेक्ट हमको पता चल रहा है। यस मैम। पूरे वर्ल्ड का Yes, लैंड ma'am. सिर्फ 2.4% है, लेकिन इस 2.4% पे ही 8.1% स्पीसीज है हमारे पास। और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया आता है वो डाइवर्सिटी के बेसिस पे 12th नंबर पे आता है। क्लियर? यस। चलो अब आ जाओ। कुछ ये स्लाइड देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से समझना क्या बोलता है कि भाई हमको पता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा? ये हमारे पास ग्लोब है, बीच में हमारे पास क्या होता है? ये इक्वेटर होता है, ऊपर हमारे पास पोल होता है। तो ये बोल रहा है कि जब हम अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पोल की साइड जाएंगे। इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे तो ऑब्वियसली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोल के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती, बहुत वेरी करती रहती है। इस वजह से विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिकल का इन्होंने रेंज बता दिया। वैसे रेंज पे कभी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बट स्टिल आप लोग रेंज याद रख लेना कि इतने रेंज से इतने रेंज तक हमारे पास ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट, टेम्परेट के बाद पोलर एरियाज आता है। 3 एरियाज होते हैं ना। हम लोग कौन से एरिया पे रहते हैं? टेम्परेट। हम लोग कौन से एरिया पे? टेम्परेट ट्रॉपिकल में रहते हैं। ट्रॉपिकल में रहते हैं हम लोग। हम ट्रॉपिकल में हैं। जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से टेम्परेट की साइड जाएंगे, टेम्परेचर बहुत हाई होता चला जाएगा। फिर पोलर एरियाज में जाएंगे, टेम्परेचर बहुत हाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग ट्रॉपिकल रीजन्स में रह रहे हैं। ऐसे ही कोलंबिया का बोला, कोलंबिया कहाँ पे है? बिल्कुल इक्वेटर के पास में है। तो इसके पास कितनी स्पीसीज है बर्ड की? 1400 स्पीसीज है। अब इससे थोड़ा सा आप ऊपर की साइड जा रहे हो, न्यूयॉर्क 41 डिग्री तक जा रहे हो, तो वहां पे स्पीसीज कितनी हो गई? 105 हो गई। फिर आप ग्रीनलैंड में जाओगे तो स्पीसीज और ज्यादा कम होती चली गई। तो दिख रहा है ना, स्पीसीज डिक्रीज होती चली जा रही है। यस और सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ पे पाई जाती है? हमारे पास लंग ऑफ द फॉरेस्ट विच इज योर अमेज़न फॉरेस्ट। कहाँ पे? साउथ अमेरिका के ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इसके पास पाया जाता है। अब नंबर भी आप लोगों को याद रखना है। 14,000 स्पीसीज प्लांट्स की है, 3,000 फिशेस, 1300। अब बार बार बुक तो खोल के डेटा नहीं रिवाइज करोगे आप लोग, तो अपने पास जब शॉर्ट नोट्स या फिर इस चैप्टर के सबसे ज्यादा स्टिकी नोट्स रिक्वायर्ड होता है। स्टिकी नोट बनाओ, वॉल पे, टेबल पे, कहीं पे भी उनको चिपका के रख लो, ताकि जब भी आप वो वॉल को देखो ना तो आपके माइंड में बार बार ये रिकैप होता रहे। 40,000 प्लांट्स, 3,000 फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इसके ऊपर भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। फिर भी हम मैम जो यहाँ पे
ये वाला जो एक्सेप्शन में बोला हुआ है, जैसे कि कोलंबिया और न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड का, ये एक्सेप्शन कैसे है? क्योंकि जो हमारा कोलंबिया है वो इक्वेटर पे है और उसकी स्पीशीज ज्यादा है। फिर न्यूयॉर्क ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, तो स्पीशीज तो उसकी कम ही जा रही है ना, तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। इन्होंने यहाँ पे इन चीजों को नहीं बोला कि एक्सेप्शन है, इन्होंने बोला बहुत कम एक्सेप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक्सेप्शन बहुत कम अवेलेबल है, ये बोल रहा है। ठीक ओके है, मैम। नेक्स्ट चीज आती है आपका IUCN। अभी IUCN का एक डेटा हमने देखा था कि पहले बोला 1.5 मिलियन, फिर 20 से 50, फिर उन्होंने बोल दिया एंड में 7 मिलियन अराउंड। फिर IUCN ने एक और डेटा हमें दिया कि हमारे पास कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट। अभी तो हमने देखा कि हमारे पास कितनी स्पीसीज अवेलेबल है, अब हम देख रहे हैं इनमें से कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। इसमें से टोटल 784 स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। उसमें से कितना नंबर किस किस का है? 338 हमारे पास वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है एंड 87 हमारे पास प्लांट्स है। मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लास्ट 500 ईयर्स में, इतनी स्पीसीज। अब उन स्पीसीज का ये डेटा है, जैसे कि आपका डोडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई? मेराइटस से। मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वागा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सीका और रशिया, ये किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुई थी? सबसे ज्यादा लोगों ने इसका यूज करना शुरू किया था। Overexploitation। या वेरी गुड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये आपकी एक्सटिंक्ट। ऐसी 3 स्पीसीज हमारे पास टाइगर की अवेलेबल है, बाली, जवन एंड कैस्पियन। याद रहेगा, डोडो, मेराइटस, क्वागा अफ्रीका, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। चलो अभी लिखते हैं एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो। अभी हमने एक्सटिंक्शन का एक सिनेरियो देखा कि क्या क्या चल रहा है। हमारे पास मोर देन 15,500 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। ये तो वो डेटा था जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अभी बोल रहे कि भाई बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है जिनको। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% हमारे पास मैमल्स है, ऐसी 32% हमारे पास एम्फीबियंस है, 31% जिम्नोस्पर्म है जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ये भी अगेन डेटा है। अभी बोल रहा है कि जो एक्सटिंक्शन है क्या रैंडम होता है? इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है। एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स आर नॉट रैंडम। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट होते हैं। क्यों एम्फीबियंस सबसे ज्यादा खतरा होता है उनको एक्सटिंक्ट होने का? रीजन इसके पीछे मैम क्या पूछा आपने? ये बोल रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी लिखते हैं कि जो एम्फीबियंस है उनको सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। टू बी शिकार करते हैं ना। हम लैंड पे भी खतरा और सी पे भी खतरा। हाँ, क्योंकि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये दो हैबिटेट्स पे डिपेंड कर रहा है। हमें पता है कि जो हमारा कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसका सबसे मेजर कंसर्न क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और ये दो हैबिटेट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट होंगे। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी आपसे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सबसे पहले एक्सटिंक्ट होगा। फिर हमारे पास रिपीट कर दो। मैंने बोला बेटा कि हमने अभी एक डेटा बताया मैंने आपको कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है ना? तो उसमें से बोलता है कि जो एक्सटिंक्ट हो रही है क्या है रैंडम होता है? रैंडम नहीं होता। इसके पीछे लॉजिकल रीजन है कि सबसे पहले एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट होंगे। उसका रीजन बिकॉज वो दो हैबिटेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी। क्योंकि हमारे पास स्पीसीज लॉस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा कोज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और ये दो हैबिटेट पे डिपेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये एक्सटिंक्ट होंगे। ठीक है, सिंपल सा डेटा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को याद रखना है। S इज इक्वल्स टू CA⁴Z, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। ये लॉग स्केल, इसका लॉग S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log है। किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये? Alexander von अलेक्जेंडर वॉन ने दिया था। अलेक्जेंडर वॉन जैसे जैसे स्पीसीज बढ़ेगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे एक स्पीसीज बढ़ती चली जाएगी, बट एक लेवल तक बढ़ेगी सिर्फ। ठीक है, इसमें इन्होंने जो ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन है इसको बोला ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इसको आपको याद रखना है कि अगर हम एक छोटे रीजन के लिए लेंगे तो z की वैल्यू 0.1 से 0.2 हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको पूरे कॉन्टिनेंट के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो सकती है। और जो हमारा स्लोप है वो 1.15 तक जा सकता है। किसके लिए? 1.15 तक 1.15 किसके लिए है ये?
फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए, इनके लिए बोला है। ठीक है, ये रेंज बताया इतना जा सकता है और एक एग्जांपल दे दिया कि आपका फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए आपका z का वैल्यू 1.15 हो सकता है। यहां तक ग्राफ याद रहेगा, एरिया और स्पीसीज बीच में है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ग्राफ आपका दिया था। फिर नेक्स्ट चीज बोलते हैं कि भाई अब तक हमारे मोर देन 3 बिलियन ईयर्स, जब से हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ, अब तक पांच मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, सिक्स्थ वाला होने वाला है। कि बोलते हैं कि भाई सिक्स्थ वाला भी होने वाला है। अब वो सिक्स्थ वाला जब होगा तो कितना बड़ा होगा वो? 100 to 1000 100 to 1000 टाइम फास्टर होगा। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इकोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि आने वाले 100 सालों में हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ साफ हो जाएंगे। क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड किया हुआ है मैंने यहाँ पे। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने डाल दिया है यहाँ पे, जिनसे क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं हमारे पास एविल क्वार्टेट। 4 एविल क्वार्टेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एविल क्वार्टेट पे बन जाता है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक अजीबोगरीब ऑप्शन दे देता है और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा एविल क्वार्टेट नहीं है। एविल का मतलब होता है खतरनाक, क्वार्टेट मतलब 4। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे मेजर लॉस है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है एक एरिया के अंदर हमने बाहर से कोई स्पीसीज लाके रख दिया है, उसकी वजह से हमारी जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसको खतरा हो गया है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का जो अभी आपने स्टीलर सीखा हो बताया, सबसे बहुत ज्यादा यूज करने लग रहे हो। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक चीज किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी, एक गायब तो दूसरा भी गायब। जैसे हम लोग, आप लोग अभी बायो के लिए मुझ पे डिपेंडेंट हो, बाय चांस कल मेरे को कुछ हो जाए तो आप लोगों का बायो अफेक्ट हो जाएगा, क्लास अफेक्ट होगी नहीं होगी? अगर आप मुझ पे 100% डिपेंड हो, वो बच्चे अफेक्ट नहीं होंगे जो इधर उधर से भी पढ़ रहे हैं, होगा ना? इसको को एक्सटिंक्शन बोलेंगे। चलो, अब आता है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। अब ये लंग ऑफ द प्लेनेट कितना ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन करता है? 20% ऑक्सीजन देता है। 20% देता है। हमारी अर्थ की जितनी ऑक्सीजन 20% अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है। अब हम लोग इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसको भी काटते जा रहे हैं। रीजन पूछ लेते हैं क्यों काटते जा रहे हैं? भाई हमको सोयाबीन चाहिए। सोयाबीन किस लिए चाहिए? प्रोटीन डिमांड के लिए। या फिर हम उनकी जो ग्रासलैंड है मतलब उसका जो फॉरेस्ट एरिया है उसको ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वहां पे कैटल्स वगैरह आके ग्रेजिंग करवाए। कट करते चले जा रहे हैं लंग ऑफ द प्लेनेट को। ठीक है, ये याद रखना है। रीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्यों? सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, या स्टेटमेंट दे देते हैं कभी। फिर आ जाता है हमारे पास वो कौन सी एलियन स्पीसीज थी जिसकी वजह से हमारे इंडिजिनस समझ तो हमारी खुद की स्पीसीज, एलियन बाहर से आने वाली। नील पर्च को इंट्रोड्यूस कराया कहाँ पे? लेक विक्टोरिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका के। उसने क्या किया? उसने एक मास एक्सटिंक्शन कराया, किसका? किकलिड फिश का, जो कि कहाँ रह रही थी? लेक विक्टोरिया के अंदर। तो यहाँ पे किकलिड फिश इंडिजिनस हुई है, एलियन स्पीसीज हुई? जो किकलिड फिश हो गई वो इंडिजीनियस हो गई, और नील पर्च एलियन स्पीसीज हो गई। एलियन देता है African catfish Clarias garipinus for aquaculture purposes posing a threat to the indigenous catfish in our rivers। ये जो आपके अफ्रीकन कैटफिश है, इसका नाम इन्होंने दे दिया क्लेरियस गैरीपाइनस, ये हमारे इंडिजिनस कैटफिशेस को के लिए एक खतरा है। ये 2 एग्जांपल एलियंस का एक और एग्जांपल वो आपका वीट के साथ आया था ना। कौन आया था वीट के साथ? हाँ, वो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। को एक्सटिंक्शन का एक एग्जांपल दिया है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा था जब हम वो पेपर सॉल्व कर रहे थे। हाँ, क्लियर यहां तक जो डेटा लिख रहा है? चलो, अब बोलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, अब हम बात कर रहे थे अब तक कि ये चीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। पहले तो हमने पढ़ा कि हमारे पास इतनी स्पीसीज अवेलेबल है, फिर हमने देखा उन स्पीसीज में से कितनी स्पीसीज हमारी गायब हो चुकी है, कितना परसेंट, और कितनी स्पीसीज को गायब होने का खतरा है। अब इनको खतरा है तो क्यों खतरा है इनको, वो हमने देख लिया कि उसके 4 रीजंस है। फिर उनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? वही नैरो यूटिलिटेरियन वगैरह, 3 रीजंस है ना उसके। ब्रॉडली हम सोचेंगे एथिकल
इश्यूज वगैरह उन पे काम करेंगे, वो 3 रीजंस हो जाएंगे। अब आएगा कि हाउ टू कंजर्व, कंजर्व किसको करेंगे? तो अब हम कंजर्व सबसे पहले उस किसको करेंगे, हम अपने हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करेंगे, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज है, एकदम से तो हम नहीं सबको कंजर्व नहीं कर सकते। मैम हमको पीछे वाली स्लाइड दिखा दोगे? हमको एक बार प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, प्रायोरिटी लिस्ट की भाई पहले हमको यहाँ पे टारगेट करना है, फिर धीरे 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 हम हर चीज को करेंगे। अब अगर कोई हो गया। आपको कि भाई हमारे पास डॉग है, डॉग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो आप क्या हर जगह जा जाके डॉग को उठा उठा के उनका एक्सीटो कंजर्वेशन करने लग जाओगे? नहीं करोगे ना। आप पहले उस स्पीसीज पे जाओगे जो स्पीसीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में है, सबसे पहले उसको करोगे ना, डॉग को करोगे पहले, डॉग कैट रैट नहीं करोगे ना। तो सबसे पहले आप किस पे वर्क करोगे? हॉटस्पॉट रीजन्स पे करोगे। हॉटस्पॉट रीजन क्या होता है? हॉटस्पॉट रीजन हम उन रीजन को बोल देते हैं कि जिस रीजन में हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज मिल रही है जो स्पीसीज और कहीं नहीं पाई जाएगी, और वो वहीं पे है और उसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। तो हम चाहेंगे ना सबसे पहले कि भाई ये यही अवेलेबल है, तो हम इसी को पहले बचा ले, क्योंकि हमको कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा ऑर्गेनिज्म। तो हॉटस्पॉट समझ गए क्या होता है? हॉटस्पॉट के अंदर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस या फिर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म में भी आप लास्ट क्लास में कंफ्यूज थे। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जा रही है और कहीं नहीं पाई जाएगी। ठीक है, टोटल कितने हॉटस्पॉट है? 24 हमारे पास हॉटस्पॉट है। 24 सॉरी 34 या 30 है, 34 है। 34 उसमें से हमारे 34 इंडिया में कितने हैं? 3 3 हमारे पास इंडिया में। 3 वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज, ये 3 हमारे पास इंडिया के अंदर है। फिर इंडिया के अंदर कुछ बायो रिजर्व्स भी है। ये डेटा वाला क्वेश्चन आ गया अगेन, इसकी भी आप एक अच्छे से स्टिकी नोट बना लेना। 14 हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स है, 448 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेक्रेड ग्रुव्स भी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। सेक्रेड ग्रुव हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ऐसे सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरिया। ये एरियाज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करा लेता है। ठीक है, सेक्रेट ग्रुव में आपका वही, जैसे हॉटस्पॉट है ऐसे स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसे सेक्रेट ग्रुव्स के अंदर क्या होता है? बहुत रेयर और एक्सटिंक्ट होने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। डन। मैम ये स्केर्ड ग्रुप वही होता है ना, जैसे कि कोई प्लांट है तो उसको पूजा करने के लिए कर लेंगे हाँ, जिससे वो प्रिजर्व हो जाए। कल्चरल वैल्यूज वगैरह के लिए हम उसको रखते हैं। मतलब उसमें यह काम होता है ना कि अगर जैसे लेट्स सपोज कि मेरा एरिया है, मेरे एरिया में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे प्लांट मिल रहे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, तो लोकल वाले जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके वही उसका प्रिजर्वेशन करना शुरू कर देते हैं एरिया को, कि हम मैम इसको उस कंजर्व एरिया करते हैं। को 3 जोन में बांटा जाता है ना? हाँ, उसको 3 जोन में बांटा जाता है, ट्रांजिशन जोन एंड कोर जोन और एक बफर जोन। बफर सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन फिर बफर और फिर कोर। कोर जोन। क्लियर? कोर जोन में किसी की एंट्री अलाउ नहीं होती। यस मैम जो लास्ट पॉइंट है उससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाएगा कि अरावली हिल्स कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट रीजन किसका है, कर्नाटका महाराष्ट्र का, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ इस पे। सिंपल मैच द फॉलोइंग। और ये इंडिया वाले पे, इसमें तो डायरेक्ट डेटा वाला क्वेश्चन आता है। और ये हॉटस्पॉट्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जोन के बारे में मैम जोन हाँ, के बारे में बता दीजिए अच्छे से, ये टेस्ट में बहुत आता है। देखो सबसे बाहर वाला कौन सा जोन होता है? ट्रांजिशन ट्रांजिशन जोन। ये बीच वाला बफर बफर जोन बफर जोन। और ये सबसे अंदर वाला कोड। अब ये कोर जोन तो एक ऐसा रीजन है जिसमें किसी की एंट्री, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं होगी बिल्कुल भी। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज मेरे एरिया में कोई मंदिर है या फिर कोई फॉरेस्ट है, तो
उस फॉरेस्ट में अब मैंने उसको कंजर्व कराया है, तो मैं वहां पे कुछ रूल्स बनाऊंगी ना, क्योंकि आपको पता है लोग फॉरेस्ट में पार्क में घूमने जाते हैं तो वहां पे कितना वेस्टेज वगैरह करके आते हैं, कितना डिस्टर्ब करके आते हैं, करते नहीं करते? यस तो अब वहां पे जाके वो वेस्टेज वगैरह फैलाएंगे तो ऑब्वियसली जो मेरे प्लांट्स वगैरह हैं उनको हार्म करेंगे वो कहीं ना कहीं। तो ऐसी जगह पे मैं क्या करूंगी, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दूंगी कि भाई ये वो एरिया है जिस एरिया में लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर वहां पे एक एरिया मैं ऐसा बना दूंगी जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मैं साइंटिस्ट लोगों को अलाउ करूंगी कि साइंटिस्ट या रिसर्च पर्पज के लिए अगर आपका कोई काम है तो आप चले जाओ। और वहां पे कोई एरिया ऐसा बना दूंगी जिसमें मैं ऐसी स्पीसीज रखूंगी जो बिल्कुल थ्रेटन्ड है, जो बिल्कुल लास्ट नंबर बचे हुए हैं, वो मेरा कोर जोन होगा जिसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी जाना, कोई भी हो वो। ये होता है। ट्रांजिशन जोन में क्या अलाउ होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। बफर जोन में सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए अलाउड होता है, रिसर्च करना हो या साइंटिस्ट लोग उनको। और कोर जोन में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। आगे समझ में? यस और इस चैप्टर के लास्ट पैरा में ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में होता है 1992 में। फिर 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसके अंदर 190 कंट्रीज ने मिलकर आपस में साथ में मिलकर प्लेज किया था कि हम लोग क्या करेंगे 2010 तक बहुत सारी चीजों को कंजर्व करके चल लेंगे, ऐसे ऐसा इन्होंने बातचीत किया था। ठीक है, डन पूरा चैप्टर? यस मैम। स्लाइड शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों को। ये जो हम लोग बनाएंगे ना स्लाइड्स में, ऐसा रहेगा कि पूरा 12th का डेटा आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। 1963 में, इन द ईयर 1963, 2 एंजाइम्स मतलब बताया गया था कि हमारे पास 2 एंजाइम्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, बैक्टीरियोफेज की। ये आप बायोटेक करवा रहे हो अब? हाँ, रैंडमली चलेगा पूरा का पूरा रिवीजन, पूरी 12th से। मैंने बोला था ना पूरी 12th से रैंडम डेटा हम रिवाइज करेंगे। 1963 में 2 एंजाइम्स बताए गए जो रिस्पॉन्सिबल थे ग्रोथ के लिए, मतलब बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 2 एंजाइम थे। एक एंजाइम था जो कि उनके डीएनए को कट कर दे रहा था और एक एंजाइम मिथाइल ऐड कर रहा था। ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ बोला था और फिर बाद में उन्होंने उसका नाम जाके क्या रख दिया था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा था? क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। और एंडोन्यूक्लियस क्यों? न्यूक्लियस मतलब हमारा डीएनए, एंडो उसको बीच से कट करता था, एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर रहा था। फिर ऐसे ही हमने जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करना शुरू करा तो 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट कर लिए थे। कितने बैक्टीरिया से आइसोलेट किए थे? 230 बैक्टीरिया से। इको R1 में हमारे पास ये क्या है? एस्चीरिया कोलाई। और ये R और 1 आपको पता ही है। 1 हमको क्या बताता है? इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। R हमको क्या बताता है? किसका? स्ट्रेन। और इको R1 इसका जीनस और स्पीसीज। स्ट्रेन क्या है इसका? RY13। यहाँ पे RY14 15 ऐसे लिख के कंफ्यूज कर देते हैं, ध्यान रखना है। दिस इज RY14। एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? एक्सो बाहर से कट, एंड से कट करेगा और एंडो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट से कट करेगा, उसको बोलेंगे एंडो न्यूक्लियस। क्लियर? अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट होगा ना तो बच्चों प्लीज पूछ लेना अभी। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोटेक से क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है हमारा कि कौन सी साइट पे कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट प्रेजेंट है। सबसे पहले तो क्या है? एक वेक्टर। वेक्टर की 3 स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होनी चाहिए, और उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। चेक करना क्या तीनों चीज है यहाँ पे, है ना? तीनों की तीनों हमारे पास। देखो ORI साइट भी है,
अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट भी है और हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर भी है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर। अलीशा म्यूट कर लो प्लीज। ये था। अब क्वेश्चन ये आता है टेट्रासाइक्लिन के ऊपर किस किस की साइट है, एम्पिसिलिन के ऊपर किस किस की साइट है। टेट्रासाइक्लिन के ऊपर है बाम-H1 और साल्वन, एम्पिसिलिन के ऊपर है, याद रखना ये सब 1-1 है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है यहाँ पे, कहीं पे 2 लिख के दे देते हैं, सब 1-1 है। बाम-H1 साल्वन, PVU1 PST1, याद रखना। फिर इन दोनों के बीच में किस किस की साइट प्रेजेंट है? 3 साइट प्रेजेंट है, इको R1 CLA1 HID3, इको R1 CLA1 HID3। और रोप, व्हाट इज रोप? रोप के अंदर यहाँ पे प्रोटीन है। रोप एक प्रोटीन को कोड करेगा जो फिर रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। इसके ऊपर साइट है PVU सेकेंड की, PVU1 एम्पिसिलिन पे है, सेकेंड रोप के ऊपर है। ये डायग्राम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर हमारे पास बाम-H1 एंजाइम मैंने यूज किया इस वेक्टर के साथ, तो इसकी कौन सा साइट डीएक्टिवेट हो जाएगी? बाम-H1 एंजाइम यूज किया तो हमारा टेट्रासाइक्लिन काम करना बंद कर देगा ना। यस मैम। तो अगर लेट सपोज मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज किया, नाम नहीं पता कौन सा एंजाइम यूज किया, लेकिन उस एंजाइम को यूज करने की वजह से क्या हुआ, ये इसको जब मैंने एम्फिसिलिन के मीडियम में रखा तो ये वेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया हमारा। तो इसका मतलब मैंने कौन सा एंजाइम यूज किया हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा एम्फिसिलिन के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो गया? PVU1 या PST1। PVU1 और PVU1 PST1। दो एंजाइम मैंने यूज किया होगा जिसकी वजह से एम्फिसिलिन साइट को कट किया होगा उसने, और मेरा जो एम्फिसिलिन सिलेक्टेबल मार्कर है ये डिस्ट्रॉय हो गया। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसको इस वेक्टर के अंदर कैपेबिलिटी दे रहा है कि भाई तुम मुझे कितना भी एम्फिसिलिन के मीडियम में रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एम्फिसिलिन इज एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, किसकी टेक्निक से है? PCR। PCR। What is the full form of PCR? पॉलीमराइज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं उसमें? ये पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं जो कि हमें थर्मस एक्यूटस से मिलता है। थर्माक्यूटिकस से निकालते हैं। उसको हम थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पीसीआर हमको 1 मिनट में कितनी कॉपीज बना के दे सकता है? 1 बिलियन देता है। 1 मोर बिलियन। देन 1 बिलियन कॉपीज ये हमको बना के दे सकता है। सबसे देखो क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज किससे एक्सट्रैक्ट किया, कितनी कॉपीज बना सकता है? 3 क्वेश्चन बन गए। 4th क्वेश्चन, मुझे ये पूछना था, जो हम टैग पॉलीमरेज डालते हैं तो वो हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन से स्टेप में डलता है, कि डीनेचुरेशन में डलेगा कि एनिलिंग में? तो हम किस में बोलेंगे कि वो एनिलिंग में यूज हो रहा है या डीनेचुरेशन में? पॉलीमराइजेशन करा रहा है। पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए को बनवा रहा है। डीनेचुरेशन कर रहे हो, सिर्फ डीएनए को तोड़ रही हो। मुझे पॉलीमराइजेशन पहले स्टेप में नहीं कराना, सेकंड स्टेप में मैं वहां पे सिर्फ प्राइमर्स ऐड कर रही हूँ। मुझे वहां पे भी पॉलीमराइजेशन मुझे क्या कराना, अब जो मैंने छोटे से प्राइमर ऐड करे ना, अब यही प्राइमर अपना पॉलीमराइजेशन कराए। तो कौन से स्टेप में? देखो इन्होंने स्टेप में लिख के भी दिया हुआ है। 3rd स्टेप में हम यूज करें एक्सटेंशन कर, क्योंकि मुझे एक्सटेंड कराना है अपना डीएनए। क्लियर मैम? इसमें थोड़ा टेम्परेचर पे क्वेश्चन आता है। हाँ, टेम्परेचर पे क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर वाले पे भी अभी आ रहा है। पहला निगम म्यूट कर लो। पहला डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, सीक्वेंस पे आ जाता है क्वेश्चन, सीक्वेंस में लगाओ। अब आ जाता है इसके टेम्परेचर पे। डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे होता है? 94 to 96। 94 94 या 92 भी बोल देता है। 92 से 90 मतलब सबसे हाई टेम्परेचर यहीं पे रहेगा। एनिलिंग कितने टेम्परेचर पे होता है? 54 to 55। अब अगेन 52 से 54 के बीच में मान के चलना इसको। एक्सटेंशन सबसे हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन पे, सेकंड वाला जो टेम्परेचर होगा एक्सटेंशन पे रहेगा ना, 72 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, 92, 54, 72। क्लियर?
Denaturation, Yes, annealing, ma'am. extinction. अब आता है इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो नाम ही आइडेंटिफाई करा लेते हैं आप लोगों से कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है जिसका बेस ऐसे कर्व्ड शेप वाला है वो क्या है, हमारा सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर है। और एक है हमारे पास जिसका बिल्कुल फ्लैट है बेस, उसको बोलता है स्पार्क्ड स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर। अब इसमें ना जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन ही आता है ऑक्सीजन बबल्स वाला क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों ने भी अब इतने पेपर सोल्व कर लिए हैं तो आपको अब तो अब याद ही हो गए होंगे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कौन बताएगा इस टॉपिक से? मैम एक इसमें ये मैम आता है कि दोनों में से availability कौन of सा oxygen टैंक है जो यूज होता है एनारोबिकली, जिसमें वो ऑक्सीजन को मतलब एनारोबिकली देता है, कुछ ऐसे करके एक हमारा अभी जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था। हाँ मैम मेरे को ये क्वेश्चन आया था टेस्ट में कि मतलब जो स्प्लिट टैंक बायोरिएक्टर होते हैं ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज होते हैं। मैम यस मैम, प्रिंसिपल ये क्वेश्चन आया था। बट मैम ये टॉपिक ना ज्यादा मतलब समझ में नहीं आता कि है क्या इसमें। क्योंकि इसका डिटेल नहीं पढ़ाते यहाँ पे, सिर्फ ये बोल देता है कि ये बायोरिएक्टर होता है इतना 100 से 1000 ml का होता है। आपको डिटेल करना भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया तो या तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैम और ये इसका बोलो बोलो। मैम और इसका कर्व बेस क्यों होता है वो पूछा था एक क्वेश्चन। कर्व्ड बेस इसका इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरे के अंदर जो ऑक्सीजन है ना वो प्रॉपर मिले, मतलब हर एक कॉर्नर में इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाए, इसलिए इसको कर्व्ड बेस बना देते हैं। ये आता है क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर। मैम एक बार और रिपीट करना। बबल्स फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन के बबल्स किस लिए, मतलब कौन से में बनते हैं, सिंपल स्टिर्ड, स्पार्क स्टिर्ड, किसमें? बबल्स का काम क्या होता है जो बबल्स बनाए जाते हैं? अब आप खुद देखो ना, बकेट आप ले रहे हो, ठीक है, बकेट के अंदर आप पानी डाल दे रहे हो, उस पानी को ऐसे जब हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाओगे तभी तो उसके अंदर बबल्स आएंगे ना। यस Yes, मैम। ma'am. या उसमें उसके ऊपर आप फूंक मारोगे, हवा दोगे उसको, तब बबल्स आएंगे। तो सेम चीज यहीं पे तो हो रही है इसके अंदर। ये ऊपर से जो पाइप है ना इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर बबल्स हो रहे हैं। बबल्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ा दे रहे हैं। अब डिटेल आपको पढ़ना नहीं है इसके अंदर। सेम चीज यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोटर वगैरह लगा दिया इन्होंने, मोटर लगा दिया, एक फॉर्म ब्रेकर लगा दिया, बीच यहाँ से स्टेराइल एयर जा रहा है, इसमें पूरा स्टेरिलाइजेशन मेंटेन किया हुआ है, स्टीम दे रहा है, ऊपर से एक एसिड बेस बैलेंस भी लगाया हुआ है जो पीएच को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यस मैम। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जरूर जाता है। जितना मैं टॉपिक किसी चैप्टर से बता रही हूँ तो इसका मतलब वहां से क्वेश्चन आया हुआ कितने ml का है, 100 से 1000, या फिर इसका कर्व्ड बेस क्यों बनाया गया है, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए, अच्छे से मिक्स हो पाए सारी चीजें, कोई भी चीजें नीचे बैठ ना जाए, ठीक है। चलो Yes. यस मैम। अब ये वाला ग्राफ देखो, एक तो हमने वो स्पीसीज रिचनेस वाला ग्राफ देखा, इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड, एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट्ज ने दिया था, जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 एंड 0.6 से 1.2 समथिंग था। एक ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वाला। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों में से रियलिस्टिक कौन सा है? लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक वाला जे शेप है या एस शेप है? मैम क्या क्या क्या? सिग्मोइड कर्व है उसका। हाँ एग्जैक्टली अब इसमें कैरिंग कैपेसिटी लॉजिस्टिक में आते, एक्सपोनेंशियल में आते, ये क्वेश्चन आ जाता है। लॉजिस्टिक के अंदर आती है। अब इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जे शेप वाले के लिए क्या है, dn बाई dt। इसके ऊपर में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आता है, dn बाई dt इज इक्वल्स टू rn या फिर nt इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर rt। ये किसके लिए है फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज फॉर मैम लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये। शेप कैसी आएगी इस वाले फॉर्मूले में? Yes. ये याद रखना है।
और ये dn बाय dt rn इक्वल्स टू k माइनस n बाय, अब यहाँ पे भी ना k माइनस n को लेट सपोज n माइनस k बाय k लिख दिया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब डिफरेंशिएट कब कराओगे, जब आपके माइंड में एग्जैक्टली फिट होगा। ठीक है, अवधि ये के टेस्ट में ही आया था मैम। ये वाला कर्व किसके लिए हमेशा आएगा बेटा, ये तो टेस्ट में। मैम आज वो Logistic growth. इक्वेशन ही गलत लिख दी थी उन्होंने। क्या कह रहा था? मैम k माइनस k कर दिया था। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें करते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। किसके लिए ये कर्व? Logistic growth. रियलिस्टिक भी यही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ का। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आ जाए पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, पढ़ो इसको जल्दी से, रिवाइज करो। म्यूचुअलिज्म कंपटीशन हमको याद ही रहता है, म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेंगे, कंपटीशन में दोनों का हार्म होगा, प्रीडेशन में एक खाया जाएगा एक खाएगा, पैरासिटिज्म में एक की बॉडी के ऊपर रहेगा उसको हार्म करेगा और एक फायदा उठाएगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हमको कॉमनसेलिज्म एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म में कॉमन बातचीत कर लेते हैं कि भाई मैं फायदा उठाऊंगा लेकिन तेरे को कोई नुकसान या तेरे को कोई फायदा नहीं दूंगा। एमेंसेलिज्म में हम फायदा उठा रहे हैं और सामने वाले पे कोई मतलब नुकसान कर रहा है सामने वाले का, एक को नुकसान हो रहा है और एक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। क्लियर? Yes, Yes. ma'am. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? No, ma'am. नो मैम। अब आ जाओ, ये बताओ कौन सा चैप्टर आ गया? Principle of करेगा inheritance. कौन explain करेगा, कौन मैथ्स बता रहा है हमको, क्या बता रहा है? मैम इसमें हमारा जो वॉयलेट और व्हाइट वाला है ना, मैम ये टेस्ट क्रॉस का है। मैम यस मैम, टेस्ट क्रॉस हो रहा है इसमें। एग्जाम्पल है ये। जीनोटाइप Test- जानने के लिए। टेस्ट क्रॉस किस लिए कराया जाता है? टू टेस्ट द जीनोटाइप जानने के लिए। ब्रीडिंग फाइंड आउट। ट्रू ब्रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए। मैम जीनोटाइप जानने के लिए। के लिए। मैम डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए। नहीं, तो ये मैम ट्रेट के लिए होमोजाइगोटी और हेटेरोजाइगोटी टेस्ट करने के लिए। हाँ अननोन के लिए नहीं करते। मैम F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है उसको पता करने के लिए। वो ट्रू है। अननोन अननोन जीनोटाइप। जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रो भी नहीं बोल सकते उसको, हमें नहीं पता ना हेट्रो क्या में है। अननोन डोमिनेंट को पता करेंगे ना, क्योंकि डोमिनेंट ही तो, अब हमको नहीं पता वो डोमिनेंट में होमो है या हेट्रो है, नहीं पता ना, क्योंकि डोमिनेंट में तो मेरे को टॉल ट्री दिखेगा। अब वो टॉल कैसा है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, नहीं पता ना। यस मैम। अब लेट सपोज मेरे पास एक ड्वार्फ प्लांट है, तो ड्वार्फ प्लांट के लिए तो सिर्फ एक ही केस बनती है, स्मॉल टी उसके लिए तो Yes. कोई ही नहीं, तो वहां पे तो मेरे को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो कंफ्यूजन कहाँ है, अननोन डोमिनेंट ट्रेट के साथ मेरे पास कंफ्यूजन है। अब दो ही केस बनता है, क्या करोगे, इस ड्वार्फ वाले को पहले इसके साथ कंबाइन करा लो, फिर इसके साथ कंबाइन करा लो, जो रिजल्ट है उस बेसिस पे हम बता देंगे। अगर मेरे पास रिजल्ट में क्या है कि भाई सारे के सारे ही डोमिनेंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कैसा था, कैसा होना चाहिए, वो होमोजाइगस होगा। लेकिन अगर हमारे पास 3:1 दिख रहा है या 1:1, हेटेरोजाइगस। 3:1 आता है, 1:1 आता है, बताओ। मैम 1:1 आता है ना टेस्ट क्रॉस से, तो वही पूछ रही हूँ ना मैं, कैसा रेशो आता है? 1:1 आता है। 1:1 आता है। यहाँ पे दिख भी रहा है हमको कैसा रेशो है, यस मैम। क्योंकि इक्वल है ना दो मतलब हाफ डोमिनेंट और हाफ रिसेसिव, 50-50 का रेशो अगर आता है, तो उससे हमको क्या पता चलता है, वो क्या है हमारा, मैम हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस है। तो ये हमारा है टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड को या फिर अननोन डोमिनेंट को पता करने के लिए हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हमको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट समझाता है? मल्टीपल कोडोमिनेंस। थर्ड ग्रुप। सबसे पहले तो मेरे को हमेशा याद रहता है कोडोमिनेंस, ठीक है।
सेकंड कॉन्सेप्ट मैम RH ग्रुप भी तो बताते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स भी आ जाता है इसमें। मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल एलिज्म कहाँ पे आता है? पॉपुलेशन में, एक इंडिविजुअल में? पॉपुलेशन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के लिए आएगा। और ये कोर बताता है, लो कौन सा? डोमिनेट, कोडोमिनेंस ऑन लॉ डोमिनेंट। ऑफ सेग्रीगेशन। है ना? कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? विच वन इज यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव जो है ओ डोनर है। और ए बी ठीक है, ये हमको याद रखना है। और बाकी एलील्स आप लिख ही लोगे ना, ये ब्लड ग्रुप के एलील आई बी, ये सब तो छोटी छोटी चीज है। यहीं से आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, कि फादर का ये है, मदर का ये है, ऑफस्प्रिंग्स को बताओ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन होता है वो, बिल्कुल क्लियर। यस मैम। चलो अब आ जाता है ये कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई हमारा? लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट। हाँ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। चलो, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, ज्यादा होगा? लिंकेज कम होगा। कम होगा, रिकॉम्बिनेंट डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? कम होगा। कॉम्बिनेशन तो कम होगा ना, क्योंकि पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है, पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है, लिंकेज ज्यादा होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेशन कम होगा। कम होगा। इसको हमारे लिंकेज कॉन्सेप्ट को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? H. Morgan। टीएच मॉर्गन ने। मॉर्गन ने दिया था। किसके ऊपर स्टडी किया था? ये भी बता दो क्यों किया था इसके ऊपर? इजीली अवेलेबल भी थी, इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मैम क्योंकि जो हमें फीचर्स चाहिए थी इसके लिए, तो मैम वो ड्रोसोफिला के अंदर ही हमें वो फीचर्स मिले थे। और मैम क्रोमोसोम नंबर भी सेम है ह्यूमन की तरह। कम होते हैं मैम, 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उसमें। मेंडल क्यों नहीं बता पाए? होते हैं। मेंडल को क्यों नहीं पता चला था भाई लिंकेज रिकॉम्बिनेशन भी कोई चीज होती है? उन्होंने तो मैथमेटिकली हर चीज को सॉल्व करा था ना। मैम उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे जो अलग अलग क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स लिए थे। 7 कैरेक्टर्स लिए थे। ये 7 कैरेक्टर्स इनके जीन्स कितने क्रोमोसोम्स पे लाई कर रहे थे? 4। क्या था? उन्होंने सिर्फ उन कैरेक्टर्स का क्रॉस करा। अब आपने एक चीज बोली मैम सिर्फ मैथमेटिकली, ऐसे नहीं, मैथमेटिकली नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, उन्होंने वो चीज की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बाय चांस सिर्फ वही कैरेक्टर्स का क्रॉस करा लिया जिनके बीच में लिंकेज था ही नहीं। अगर वो 7 कैरेक्टर का हर सबके मतलब सारे ट्रेड्स का क्रॉस करा के देखते, जितनी पॉसिबिलिटी पर हर चीज कराते, तो 101% उनको लिंकेज दिख जाता। लेकिन उन्हें कुछ ही कैरेक्टर्स को क्रॉस करा के देखा और उसी बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट देके चले गए। ठीक है, फिर 1900 में 3 नए साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनके लॉज को रीडिस्कवर भी किया था। राइस, कॉलिंस एंड शेरमार्क। ह्यूगो डे व्रीज, वॉन टेस्टेमार्क एंड कॉरन। ठीक है, अब लिंकेज जो होता है वो हमको क्या बताता है? लिंकेज हमको ये बताता है कि जो भाई मेरा हाइब्रिड बन के आएगा ना, उस हाइब्रिड के अंदर किस टाइप का कैरेक्टर हो सकता है, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट, उसको बताता है हमको ये। ना, इन्होंने जब क्रॉस कराया तो इन्होंने पहले क्रॉस में तो ये देखा था पेरेंटल 98.7% था, रिकॉम ये परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इमेज लगाया हुआ है यहाँ पे। 2 क्रॉस कराया, क्रॉस ए में 98.7% पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट 1.3%, क्रॉस बी में पेरेंटल 62.8%। इससे हमको क्या पता चल जाता है कि हमारे पास जो जीन लिए होंगे उन जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा क्रॉस ए में? मैम फर्स्ट वाला है तो हमारा डिस्टेंस कम रहा होगा। यस, डिस्टेंस रहा होगा। और इधर
मैम ज्यादा ज्यादा जीन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रहा होगा, तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज दे दिया था। अब इन्होंने डिस्टेंस कम ज्यादा इस बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि मैं एक मैप भी बना सकती हूँ कि भाई यस हमारे मैम। पास y है और कौन सा ले लो, y और डिस्टेंस कम किसके बीच में है, y और w के बीच में, और डिस्टेंस ज्यादा किसके बीच में है, w और m के बीच में। बना दिया मैप। इस मैप को किसने कर दिया था, उन्हीं के एक स्टूडेंट ने कर दिया था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। एल्फर्ड स्टर्टिवेंट। उन्होंने ये सब बोल दिया था। इसके बेसिस पे कभी कभी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो आपको पता ही है कि भाई इन्होंने बोला कि y और w से जितना परसेंटेज मिलके आएगा मेरे पास, वही मेरी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और वही हम मान लेंगे उन दोनों के बीच की उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो हम मैपिंग कर सकता है बहुत आसानी से यहाँ पे, अगर मेरे को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कर सकता है। यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। हम ये चीज इसमें लर्न करनी पड़ेगी ना कि मतलब कि जो हमारा पेरेंटल जिसमें ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट कम आया है वो हमारा क्रॉस ए है, जो कि वाइल्ड और येलो में हुआ ये है। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने अब ए बी मत याद रखना, याद ये रखना है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए थे। 3 कैरेक्टर में उन्होंने क्या लिया था, उनका आई कलर लिया था, उनके विंग्स लिए थे, और एक और लिया था उनका बॉडी कलर। ये लिया था ना, बॉडी कलर यस कैसा है उसका, ये उन्होंने लिया। तो उनके बीच में अभी Yes, देखना ma'am, किसके yellow and क्रॉस white. में, किसका क्रॉस ए था, किसके बीच में क्रॉस बी था। ठीक है, चलो ये हमारा बता दो क्या बताना बेटा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो 98.7% है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये रिकॉम्बिनेशन वाली 1.3 वाली, ये पैरेंटल वाली 98.7। मतलब सिंपल देखो कि हमारे पास 2 जीन्स है, मैंने बोला उन दोनों जीन्स के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है कितनी, 5% है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस भी 5 ही क्या है, सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, ऐसे समझ लो। क्लियर? यस मैम। एक सेकेंड होल्ड करना, मैं चार्जिंग ऑन कर लूं, नहीं तो ये स्विच ऑफ होने वाला है। बस इतना जितना मैंने आज कराया, आज हम इसको इतना ही रखने वाले हैं। जल्दी से हम एक बार रिकैप करके देन विल फिनिश आवर क्लास एंड मेक श्योर अब से क्लास में रेगुलर रहना है। एंड आई एम शेयरिंग गूगल फॉर्म विद यू। कल भी आप यही कराओगे? बेटा अब यही चलेगा ओके मैम। क्योंकि एफएसटी देना है ना अब हमको, तो 12th का एफएसटी होगा तो 12th का करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई टॉपिक वाइज डिमांड होगी कि मैम ये वाला टॉपिक या एनीथिंग एल्स, तो हम वो कर लिया करेंगे। मैम नहीं ऐसे ही कर लेते, फिर क्या होगा ना, ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, पूरी पूरी बुक रिवाइज होगी तो। यस मैम। एग्जैक्टली, पूरी बुक रैंडमली हम डेटा रिवाइज कर रहे होंगे, तो हमको रैंडमनेस की आदत पड़ जाएगी। यस मैम। ओके। यस मैम। चलो अभी ना आप लोग जल्दी से अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो। मैम चैट बॉक्स में? हाँ, मैं चैट नहीं, मैं गूगल फॉर्म दे रही हूँ, उसको ओपन करके अटेंडेंस मार्क कर दो। अनश्वा, उनके स्टूडेंट थे, उनका नाम था एल्फर्ड स्टर्टिवेंट। एल्फर्ड स्टर्टिवेंट। ओके मैम। अटेंडेंस मार्क कर दो। और ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे चैप्टर्स का डेटा मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, पूरा डायग्राम बेस हम लोग करेंगे चीजें। करो जल्दी से। स्कैन, कोई डाउट है? मैम मुझे ना डिसऑर्डर्स में वहाँ ना कि फीमेल चाइल्ड में कितना ट्रांसफर होगा और मेल चाइल्ड में कितना, डाउट है। फीमेल चाइल्ड में कितना होगा, वो बीच में वॉइस कट हो गई, वो क्या पूछ रहे हो आप? मैम वो लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर इन मेल और फीमेल होते हैं ना, कॉन्शियस में डाउट आते हैं मुझे। अच्छा, वो परसेंट वाले क्वेश्चंस में ना, कि परसेंट कैसे निकाले, कि इसके अंदर 25%, 50% या निल। यस मैम। डोंट वरी, उसकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोगों का देखो कैसे चलने वाला है ना, कि आज हमारा ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे में हमारा क्लास नहीं होता,
हम लोग थर्सडे में थर्सडे हमारा क्लास होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हमारा होगा। तो थर्सडे में भी हम यही चीज करेंगे, फ्राइडे में हम इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और सैटरडे में पूरा का पूरा एक एफएसटी सॉल्व करेंगे। मैम जो ऑफलाइन टेस्ट है हम लोगों का अभी जो वो हमारा अभी इसी संडे है ना? हाँ इसी संडे है बेटा, 14th of Jan। एंड ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है बिल्कुल। एक बार लिंक भेज दो। हाँ मैं लिंक भेज दिया मैंने फिर से, आप उसको कर दो। वो एंड attend कर दे अब क्लास। नहीं नहीं, अभी फटाफट समराइज कर लेता है तुमने क्या क्या चीजें याद की। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों का डाउट था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, उसमें हमेशा वो रॉबर्ट मे वाला याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है, 7 मिलियन वाला। या फिर आपका वो 7 million। स्टीलर सी काओ, किसका एग्जांपल है स्टीलर सी काओ? रशिया में मिलता है और वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से एक्सटेंड हो चुका है। फॉरेस्ट में एक्सचेंज होता है। हमारा टेस्ट क्रॉस हमको क्या बताता है? अननोन डोमिनेंट अननोन बताएगा कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट प्लांट। जीनोटाइप बताएगा। मैम, जीनोटाइप unknown फिर डिफरेंस समझता है ना हम लोग क्या होता है? मैम एक बार रिपीट करना। यस मैम, Phenotype फिनोटाइप जो की फिजिकल अपीयरेंस है और जीनोटाइप जो उसके पीछे का वो आएगा कोड। हाँ ये आपको याद रखना है। अब आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है वो ध्यान से समझ लेना। आज की क्लास में हम लोगों ने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, तो आई वांट कि अब आप लोग ना एक एफएसटी जरूर प्रैक्टिस करके देखना। अच्छा अभी भी स्कूल जा रहे हो क्या आप लोग? यस मैम। यस मैम, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो अब आप किस टाइम में एक एफएसटी प्रैक्टिस, बिकॉज आई वांट कि ना जब तक आपका ये एफएसटी है तब तक आप डेली एक एफएसटी प्रैक्टिस करो। और मैम आप भेज दोगे तो हम 2 बजे से 5 बजे तक कर लेंगे। मैम आप मतलब एफएसटी का लिंक शेयर करेंगे? मैं हाँ मैं एफएसटी शेयर कर दूंगी। नहीं 2 से 5 वाला नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ बायो का हुआ है आपका पूरा रिवाइज। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चाहते हो आप एफएसटी करना? हाँ मैम मैम एक मैंने एक रिवाइज कर लिया है। एक काम करना, देखो डेली डेली करोगे ना तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा, अगर 3-3 घंटे एफएसटी में लगोगे तो वो वर्थ इट नहीं है। क्या करना, कल बायो का एफएसटी कर लेना एक दिन सिर्फ फिजिक्स का एफएसटी, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री का, ऐसे मैम आप भेज दोगे? हाँ। और सैटरडे में सिर्फ मतलब सैटरडे में पूरा एफएसटी करना है, ऐसे करके चलना। ओके मैम। ये मैं आप लोगों को क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, इसका रीजन पूछ ले, सुन लो अच्छे से। आज आप लोग आज नहीं करोगे, जब आप क्लास में आओगे ना परसों मेरे पास, तो आपके माइंड में एक चीज होगी, एफएसटी करके अपने आंसर्स चेक करके कि मेरा इतना स्कोर है, ट्राई करना मेरे पास भेज भी देना कि मैम मैंने और पूरी ऑनेस्टी के साथ बुक्स सब साइड रखना। मैम आपके पास है एफएसटी? हाँ मैं आप लोगों को भेज दूंगी बायो का एफएसटी, ठीक है। अब उसके मैम पीछे ऐसा कोशिश करना कि नीट का पीवाईक्यू ही हो वो पीडीएफ। मैम नीट टाइप का हो। पीवाईक्यू तो बहुत कर चुके हो आप, मैं एनसीईआरटी बेस्ड वाला भेजूंगी प्रॉपर। ओके ओके यस मैम। मैम, एनसीईआरटी का तो ज्यादा बेटर होगा। पर एनसीईआरटी बेस्ड भेजूंगी पीवाईक्यू बिकॉज आप बहुत कर ही चुके हो। अब ओके मैम। पहले सुन लो एफएसटी कराने का पीछे का लॉजिक। मेन लॉजिक ये है कि आप लोग एफएसटी करोगे ना तो उससे आपको ये पता चल जाएगा एफएसटी करते टाइम कि आपके पर्टिकुलर किस चैप्टर के और उस चैप्टर के पर्टिकुलर किस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको रॉबर्ट में वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको याद नहीं रहा वो 7 मिलियन था, 6 मिलियन था, क्या मिलियन था, तो आप सारे के सारे चैप्टर रिवाइज ना करके आप सब बायोडाइवर्सिटी वाला वो डेटा रिवाइज कर लो। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगा, मतलब एफएसटी करने के बाद आप अपने पास एक लिस्ट बनाओगे कि मुझे इन चीजों में प्रॉब्लम आई, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करते, क्योंकि जहां पे अब प्रॉब्लम आएगी वही प्रॉब्लम आपको आती जाएगी। तो फोकस करना है, एफएसटी का मेन लॉजिक ये है, आपको ये पता करना है कि 12th के सारे चैप्टर में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जो मेरा सबसे वीक है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना वीक पॉइंट्स एनालाइज करना है एफएसटी देके। क्लियर? तो इसलिए बोल रही हूँ ऑनेस्टी के साथ करना, कोई जज नहीं करेगा मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा, सिर्फ जस्ट आई वांट कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि आपका ये चैप्टर वीक है, तो फिर उसी चैप्टर पे आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, बाकी जो मैं क्लास में कराऊंगी वो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, एंड इतना मैं बोल रही हूँ क्लास में अगर आप डेली आ जाओगे सैटरडे तक तो आप लोग 100% स्कोर कर सकते हो, 100%।
एंड इस बार हम अपना टारगेट भी यही रख के चलेंगे कि हर कोई बच्चा 330 प्लस तो लेके आए। ठीक है अनश्वा, कोई डाउट है बेटा? मैम एपीएसटी क्या सिर्फ 12 बायो का होगा? सिर्फ 12th अभी जो आपका होगा ना 14 जैन को, सिर्फ 12th का होगा, जिसमें 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। ओके मैम। ठीक है मैम हाँ मैम एपीएसटी 21 में वाला आप टेस्ट फिजिक्स भी हमारा केमिस्ट्री भी भेजोगे? नहीं, मैं बायो का भेजूंगी। बायो का भेजना बस, पहले अभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो रखा। हाँ अभी 21 बायो वाला टेस्ट भी ऑफलाइन ही होगा हमारा।